इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आप सभी के साथ मानसी। जब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको लेके चलते देहरादून, जहां पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए शुरुआत। नाग देवता की, नाग देवता की। जौनसार भावर लोक सांस्कृतिक महोत्सव एवं क्रीड़ा महोत्सव के अवसर पर मंच पर आसीन जिनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन आप सबके साथ प्रारंभ हुआ और उन्होंने अनेक विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया और आज भी इस क्षेत्र के लिए लगातार संघर्ष करने वाले आप सबके अत्यंत ही प्रिय विकासनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष, और अभी मैं देख रहा था कि एक एक गांव के बारे में, एक एक जगह के बारे में और एक एक समस्या के बारे में इतने विस्तार से और सच में उनकी आवाज बहुत दिल से निकल रही थी। एक दर्द जिनको अपने इस क्षेत्रवासियों के लिए है, इस क्षेत्र के लिए है। पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष और आप सबके बीच की संघर्षशील मातृशक्ति की प्रतीक श्रीमती मधु चौहान जी और मेरे युवा राजनीति के साथी, युवा मोर्चा में भी उनको हम लोगों ने साथ साथ काम करने का अवसर हमें मिला था और अभी जनजाति सलाहकार परिषद में उपाध्यक्ष के नाते जौनसार भावर क्षेत्र और पूरे प्रदेश के अंदर अनेक ऐसे कार्यक्रमों का और जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। उपाध्यक्ष जनजाति सलाहकार परिषद भाई गीताराम गौड़ जी और हमारे मेला समिति के अध्यक्ष जो यहाँ की संस्कृति के संवर्धन के लिए और संरक्षण के लिए निरंतर काम करते हैं, भाई नरेश चौहान जी, संरक्षक मेला समिति खुशीराम जोशी जी, मेला समिति के महासचिव नरेंद्र तोमर जी, कृष्णदत्त उन्याल जी, श्री जयपाल सिंह तोमर जी उपाध्यक्ष, बलबीर सिंह नेगी जी, मनोहर सिंह चौहान जी पूर्व अध्यक्ष, गजेंद्र सिंह चौहान जी, सूरबीर सिंह तोमर जी, सुरेंद्र सिंह तोमर जी, यहाँ की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सावित्री चौहान जी, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख कालसी मीरा राठौर जी एवं यहाँ पर आए हुए हमारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों से आए हुए माताएं, बहनें और हमारे सभी युवा नौजवान साथियों और विद्यालयों से आए हुए मेरे प्रिय एनसीसी के कैडेट्स और सभी छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चों, उपस्थित मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो नाग देवता की इस भूमि को प्रणाम करता हूं। महासू महाराज को नमन करते हुए आप सभी को आज के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में और बहुत सारे आज कलाकार बंधु भी यहां पहुंचे हुए हैं। हमारे संचालक महोदय बार बार उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। ऐसे सभी आए हुए कलाकार बंधुओं का भी मैं हृदय की गहराइयों से सब पधारे हुए आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस पावन धरा पर, इस नाग देवता की भूमि पर जौनसार भावर लोक सांस्कृतिक महोत्सव एवं क्रीड़ा समारोह में इसके माध्यम से आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मेरा मानना है कि ऐसे सांस्कृतिक उत्सव
हमारी समृद्ध परंपराओं को जीवित रखने और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सेतु का माध्यम बनते हैं, एक सेतु बनते हैं। और मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जौनसार भाबर सांस्कृतिक पुनरुत्थान समिति पिछले 33 वर्षों से इस सुंदर उत्सव के जरिए हमारे इस क्षेत्र की अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। साथ ही मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस महोत्सव में जहां एक ओर हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं की सुंदर झलक और उसकी झलकियां देखने को मिल रही हैं, वहीं युवाओं के शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से उनके विकास के लिए यहां अनेक प्रकार के खेलों का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें कबड्डी है, वॉलीबॉल है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं हैं, जंगबाजी जैसी शानदार प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। वास्तव में ये खेल हमारे नौजवानों को, युवाओं को, हमारे बच्चों को उनके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार करते हैं। मैं इस शानदार आयोजन के लिए आयोजन समिति से जुड़े हुए और आयोजन से जुड़े हुए प्रत्येक सदस्य को हार्दिक रूप से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, जौनसाबर का ये क्षेत्र केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी मेहनत का, सरल और स्वाभिमानी जनता के लिए भी जाना जाता है। यहां से एक हमारे नायक पैदा हुए। मैं नेताजी केदार जी को भी, उनकी मूर्ति को हम सब लोगों ने माल्यार्पण किया। आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने उनके बारे में बहुत विस्तार से बताया। ऐसे नायक हम सबको प्रेरणा देने का काम करते हैं, हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करते हैं और समाज और देश के लिए काम करने के लिए अग्रसर होने की प्रेरणा प्रस्तुत करते हैं। भाइयों बहनों, यहाँ की लोक संस्कृति हमारी विविधता में एकता की भावना को और अधिक मजबूत करती है और अपनी आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनको अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा भी प्रदान करती है। और जब भी मैं जौनसार भाबर की इस धरती पर आता हूं तो सच में मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मानो मैं पूरे उत्तराखंड की मूल आत्मा के साथ दर्शन कर रहा हूं। आप देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। तो चलिए नजर डालते खबरों पर। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कथित धर्मांतरण के एक मामले ने तुल पकड़ लिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यापारी ने आरोप लगाया कि उनके पुत्र को प्रेम संबंध और विवाह के नाम पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया। वही आपको बता दें, शिकायत के आधार पर पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वही पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश फिलहाल अभी जारी है। वही आपको बता दें, अधिकारियों का कहना है जांच के दौरान कोई धार्मिक प्रचार सामग्री और ऑनलाइन माध्यमों के उपयोग की जानकारी भी सामने आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया। वही आपको बता दें, जो पूरे प्रकरण, कथित नेटवर्क और अन्य कड़ियों को जांच कर रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नजर डालते अगली खबर को। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की हालिया बैठक पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे लेकर कहा कि यह अब दिखावे की राजनीति है और इस तरह की बैठकों से कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। वही बता दें आपको, ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि 2027 के चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी और विपक्ष पर कोई भी प्रभाव जनता के बीच नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे और कथित चोरी के मुद्दों पर अखिलेश यादव गलत बयानबाजी कर रहे हैं। राजभर ने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव ने कभी मंदिर में जाकर चढ़ावा नहीं दिया और इस विषय पर उनके बयान को लेकर के झूठा बताया जा रहा है। राजनीतिक बयानबाजी के इस दौर में यूपी की सियासत एक बार फिर से पूरी तरीके से गर्मा चुकी है और पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर से तेज होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहा है राजभर ने, देखे इस रिपोर्ट में। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक हो रही। उत्तर प्रदेश से
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होने जा रहे हैं। कई संगठन के लोग वहां पर शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक है, कई राजनीतिक दल जाए, अखिलेश जी जा रहे हैं। सब दगे हुए कारतूस वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। सब चुनाव हारे हुए नेता हैं। कौन सा का कर लेंगे? यूपी में आकर के ममता जी कै वोट दिला देंगी, या उनके जितने नेता हैं कै वोट दिला देंगे? यहाँ अखिलेश जी के पास जो दम बोकला है वही दम बोकला है, और कोई के पास दम बोकला है नहीं। ममता जी अपनी पार्टी संभाली नहीं पा रहे हैं, वो इंडी गठबंधन को जा रहे हैं संभालने कि हम मजबूत कर देंगे अपनी पार्टी। कुछ सांसद विधायक भाग रहे हैं। 24 में जिस तरह से बोले थे अखिलेश यादव ने, मैंने बीजेपी की वोटें की सीटें कम की थी, उस तरह 27 में उसको रोकेंगे। अब काहे की दिक्कत? एक नाई था तो एक बार बनवा रहा था, पूछ रहा नाई से कितना बार है, तो हम छीले थे तो समन्वय गिरे तो गिन 27 तारीख आवत हो, गिन ले है का पैबे। कहाँ जीती हैं? के वोट दे जाए बनारस मांग ले वोट, चल जाए गोरखपुर मंडल में। बनारस में 8 गो सीट है, बनारस में गोरखपुर में 9 गो है। यही में बता के एको जीती हैं। चंदौली में 4 गो हो, 1 पे लड़ाई हो। गाजीपुर में 1 सीट पर लड़ाई है। कहाँ जीती हैं? चलें बलिया, कहाँ को जीती हैं? झूठ है, पे चिल्लैले से थोड़ा वोट मिली। यहाँ गर्मी में, जाड़ा में, बरसात में लोग वोटरन के बीच में जाके सरकार के कारनामे, सरकार क्या कर रही है जनता के लिए, जनता को बता रहे हैं। जनता को जो लाभ मिल रहा है उसको वहाँ जाकर मिल रहे हैं। ये लंदन घूम रहे हैं, लंदन से सरकार बना रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है। अखिलेश यादव का कहना है जो चंदा चोरी करते थे वो चढ़ावा चोरी हुआ, इससे सरकार क्या कहेगी? खाता न बही जौन अखिलेश जी कहें वह सही। आप बताइए, कभी गए हैं वहाँ? इनको कैसे मालूम हुआ कि चोरी हो गई? कोई चोर इनके यहाँ के बताया कि हम चोरी कर लिए हैं? ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। आपकी सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद जी, उनका कहना है कि कमलेश बिंद की जो हत्या एनकाउंटर हुआ है उस पर सवाल खड़े किए आप इस तरह। देखिए, उनको जानकारी हुई होगी कोई बात की, तब वो कह रहे हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, कहा कि 12 साल जो नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा है उसमें देश 2 तबके में बटा है, एक गरीब और एक अमीर। उसको किस तरह से देखें? 60 साल में कांग्रेस क्या किया? वो मोदी जी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरीबान में झांक के तो देखें वो क्या किए हैं। ये सब विरोधी का काम है, बेमतलब का बोलेगा। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। वीडियो के साथ बसंत मिश्रा, इंडिया वाइस, लखनऊ। वही नजर डालते अगली खबर की आपको बता दें, हरदोई में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो है पहली पाली में जो है शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न हुई है। आपको बता दें, परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले उम्मीदवारों के चेहरे पर जो है संतोष नजर आए। आपको बता दें, काफी ज्यादा खुश नजर आए उम्मीदवारों ने बताया कि प्रश्न पत्र का जो स्तर सामान्य से मध्यम रहा, और वही बता दें आपको अधिकांश प्रश्न जो है पाठ्यक्रम के अनुरूप पूछे गए। कई छात्रों ने कहा कि उनका पेपर जो है अच्छा गया और उन्होंने बेहतरीन परिणाम दिया है। साथ ही साथ उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से पारदर्शी बनाए रखने की मांग करते हुए कहा कि यदि परीक्षा जो है निष्पक्ष रही, मेहनत उम्मीद लाती है, और साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर से प्रशासन से, सरकार से उम्मीद जताई कि ये परीक्षा जो है शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और निष्पक्ष तरीके से जो है इसकी जांच हो और रिजल्ट भी इसी तरीके से आए हुए। आपको बता दें, परीक्षा के दौरान केंद्रों पर जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और पुलिस प्रशासन की निगरानी में जो है पूरी प्रक्रिया जो है शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जनपद हरदोई के अंदर जो पुलिस भर्ती है 8, 9 और 10 जून को जो होती 2 पालियों में, सुबह 10 बजे से 12 बजे और 3 बजे से 5 बजे, उसमें कुल यहाँ पर 8 केंद्र हैं और इन 8 केंद्र पर 2 पालियों में करीब 20,736 लोग एग्जाम देंगे। और इस एग्जाम के क्रम में जितनी भी तैयारियां हैं वो पहले ही पूर्ण कर ली गई थी। और जितने भी हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं और स्टेटिंग मजिस्ट्रेट्स हैं, इसके अलावा जितने भी हमारे केंद्र बने हुए हैं उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनके साथ में पूर्व में मीटिंग करके सारे दिशा निर्देश उनको बता दिए गए थे। पूरे एग्जाम के लिए हमारे यहाँ पर 8 इंस्पेक्टर, 40 सब इंस्पेक्टर, 43 हेड कांस्टेबल, 101 इसके अंदर आरक्षी और 48 महिला आरक्षी और LIU के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी, उनकी ड्यूटी लगाई गई है।
प्रॉपर फ्रिस्किंग चेकिंग के बाद ही सभी को एंट्री दी जा रही है। और साथ ही साथ जितने भी अराजक तत्व हैं जो पहले कभी ऐसे चीटिंग के मामले में इन्वॉल्व रहे हैं पिछले 10 साल में, उनके ऊपर भी हमारी लगातार मॉनिटरिंग है। साथ ही साथ जितने भी हमारे होटल हैं, ढाबे हैं और लॉज हैं, धर्मशाला हैं या गेस्ट हाउसेज हैं, वहाँ पर भी लगातार हमारी चेकिंग इसके अंदर जो सॉल्वर्स होते हैं उसके प्रत्यक्ष में चेकिंग लगातार जारी है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे भी हमारे जितने भी विद्यार्थी आ रहे हैं उनको कहीं कोई दिक्कत ना हो, वहाँ हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। सभी केंद्रों पर आपके मेडिकल टीम लगी हुई है, साथ ही साथ वहाँ पर एक्स्ट्रा पीआर भी लगाई हुई है और वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं जो कि अभ्यर्थियों के लिए सुगमता से उनकी फिजिकल चेकिंग हो और उनकी एंट्री हो, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे उपलब्ध करवाई गई है। मेरे डीएम साहब के द्वारा भी लगातार इसके अंदर भ्रमणशील लेते हुए केंद्रों का भ्रमण किया गया है, देखा गया है और सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही अच्छी है और जो एग्जाम बहुत सुचारू रूप से कंडक्ट हो रहा है। मैं आगरा से आया हूँ, पेपर काफ़ी अच्छा आ रहा है और जीएस का वेटेज थोड़ा बढ़ा हुआ है, बाद बाकी सही है, जैसा पढ़ रहे हैं वैसा आ रहा है। मेरा नाम है विशाल, आगरा से आया हूँ और नहीं कोई दिक्कत नहीं, जैसे पढ़ाता वैसे है। मेरा नाम मोहन सिंह है और पेपर एकदम अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टफ हो या ज़्यादा हार्ड हो, ज़्यादा ईजी हो, ठीक है, मॉडरेट है। वही नजर डालते अगली खबर की। आपको बता दें, लखनऊ में भी सिपाही भर्ती परीक्षा की पहली पाली जो है सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। आपको बता दें, परीक्षा समाप्त होने के बाद जब उम्मीदवार से बातचीत की गई तो अधिकांश से ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेपर बताया। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं को लेकर के संतोष जताया और वही आपको बता दें, उम्मीदवारों का कहना है कि परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं जो है काफ़ी अच्छी थी। हालांकि उन्होंने यह भी उम्मीद जताई है कि पूरी प्रक्रिया जो है निष्पक्ष रहे और किसी भी तरह की पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। वही आपको बता दें, लखनऊ में इस परीक्षा के लिए कुल जो है 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहाँ सुरक्षा के जो व्यापक इंतजाम किए गए। परीक्षा केंद्रों के बाहर जो है भारी पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि पूरी प्रक्रिया जो है शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सके। 55 केंद्र तैयार किए गए हैं और प्रत्येक केंद्र में प्रति पाली 22,500 अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे। इस प्रकार अगले 3 दिनों में कुल 1,35,000 के आसपास अभ्यर्थी इस परीक्षा में जनपद लखनऊ के विभिन्न केंद्रों में पार्टिसिपेट करेंगे। 17 जनपदों से आने वाले अभ्यर्थी हैं, इनमें से कुछ दूसरे प्रदेशों से भी आ रहे हैं और इनके सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बस अड्डे, चारबाग रेलवे स्टेशन, गोमतीनगर रेलवे स्टेशन, इन जगहों पे शेल्टर होम्स और विभिन्न परीक्षा केंद्रों को कनेक्ट करने के लिए बस सर्विसेज इत्यादि भी सुनिश्चित कर लिए गए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से परीक्षा केंद्र में आयोग के जो निर्देशों, भर्ती बोर्ड के निर्देशों के क्रम में सीसीटीवी कैमरास, इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स इत्यादि तैनात किए गए। हर प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई ताकि परीक्षा को हम लोग सफल कर सकें। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सिपाही और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था। 8, 9 और 10 को ये परीक्षा 2 पालियों में होनी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज के बाहर है, जहां पर परीक्षा केंद्र जो है वो बनाया गया है। लगभग 55 परीक्षा केंद्र राजधानी लखनऊ में बनाए गए हैं। तमाम परीक्षार्थी जो पहली पाली में परीक्षा दे रहे थे वो बाहर निकल रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैडम, ये बताइए कैसा पेपर आया? थोड़ा मैथ्स का पोर्शन मुझे नहीं आता था, बाकी पेपर अच्छा था, काफ़ी सही। व्यवस्थाएं कैसी की? व्यवस्था तो सही थी, कुछ खाने के लिए रखना चाहिए था, एटलीस्ट भूख लग रही थी, बाकी हाँ पानी वगैरह था और बाकी सही था। ये बताइए कैसा पेपर? सर पेपर बहुत अच्छा हुआ वैसे। व्यवस्थाएं कैसी थी? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, सीसीटीवी फुटेज के सामने सबका पेपर अच्छे तरह से गुजरा। 4 टीचर थे हर कमरे में और व्यवस्था बहुत बढ़िया थी वैसे, पारदर्शी तरीके से पूरा। यस सर, यस सर। ये बताइए कैसा पेपर? बढ़िया पेपर है, अच्छा है। हिंदी नॉर्मल आ रही है, जिसने पढ़ा है वो पूरे कर दे। पढ़ा था वो सब आया? हाँ, बस थोड़े मतलब 130 क्वेश्चन है जो आने करने वाले हैं, बाकी 20 तो। कैसी थी? बहुत अच्छी है, सब बढ़िया है। कैसा? मुझे तो थोड़ा हिंदी कठिन लगा, मैथ रीजनिंग तो बिल्कुल ईजी है। हिंदी और जीएस में थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस थे क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग तो बिल्कुल 0 है। और यूपीएसआई है ना, उससे थोड़ा टफ है, मतलब थोड़ा सा अच्छा है, नॉर्मल क्वेश्चन। कैसा हुआ? मेरा हुआ। कैसा हुआ? ठीक हुआ। व्यवस्थाएं कैसी थी? बेकार बिल्कुल, व्यवस्थाएं अच्छी हैं, मैथ रीडिंग अच्छा है बिल्कुल। हिंदी भी अच्छी आई है। और जीएस में थोड़े क्वेश्चन अंदर में, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी है। कैसा हुआ? एग्जाम तो अच्छा हुआ है, अब देखिए रिजल्ट तो। लीक ना हो पेपर, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। क्वेश्चन बहुत सही था, लीक ना हो भगवान दया बस। अंदर व्यवस्थाएं कैसी?
व्यवस्था बहुत अच्छी, स्कूल बहुत हर चीज ठीक है, स्टाफ भी बहुत ठीक है। लीक ना हो, सॉल्वर गैंग पर निगरानी रखने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई। पुलिस भारी तो हर मात्रा ये सस्ती में ज्यादा की जाती है। वहाँ जहाँ ऑनलाइन व्यवस्था वहाँ पर हो जाती है, तो ऑफलाइन पेपर है, कहीं भी लीक हो सकता है। क्या जी सर, इजी है सर, पेपर इजी है बिल्कुल। बस हिंदी कैसा था? हिंदी सर इजी था बिल्कुल। मैथ भी ठीक ही था, मतलब ज्यादा वैसा लेवल भी नहीं है, ठीक है, बढ़िया है। आपने सुना ये तमाम परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर निकले हैं। इनका कहना है पेपर जो था वो बहुत अच्छा आया था, सभी का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है। तमाम परीक्षार्थियों ने तमाम तरीके की तैयारियां की हैं। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो लगभग 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 32,779 पदों पर भर्ती होनी है, जिसको लेकर ये परीक्षा का आयोजन किया गया था। लखनऊ की बात की जाए, प्रत्येक परीक्षा में लगभग 22,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं और वहीं इसको लेकर भर्ती बोर्ड के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और इसको लेकर सरकार के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। पारदर्शी तरीके से नकल विहीन परीक्षा हो, जिसको लेकर पुख्ता इंतजाम करे गए हैं। भारी संख्या में परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। परीक्षार्थियों का सत्यापन करने के बाद, एडमिट कार्ड देखने के बाद ही परीक्षा केंद्रों में एंट्री दी जा रही है और तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट है। STF को भी लगाया गया है, किसी तरीके से परीक्षा में सेंधमारी ना हो, इसको लेकर पूरे इंतजाम जो है वो किए गए हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वही नजर डालते अगली खबर की। आपको बता दें, कुशीनगर से शासन की जन सुनवाई व्यवस्था सवाल खड़े करने वाली एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई। आपको बता दें, यह मामला जो है छितौनी नगर पंचायत कार्यालय का है, जहां शासन के निर्देशों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की मौजूदगी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नियमों के अनुसार बता दें आपको, सोमवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जो है जन सुनवाई का समय निर्धारित है, जिसमें अधिकारियों को मौके पर रहकर जनता की समस्याएं सुननी होती है। लेकिन इंडिया वॉइस की पड़ताल में सामने आया कि सुबह करीब 11 बजे तक नगर पंचायत की अधिशासित अधिकारी जो है अखिलेश कुमार यादव कार्यालय में मौजूद नहीं थे। वहीं आपको बता दें, लिपिक परवेज आलम के कक्ष पर भी जो ताला लटका मिला। वहीं आपको बता दें, जन सुनवाई निर्धारित समय के अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर के जो है स्थानीय लोगों में जो है नाराजगी और चर्चा का जो है माहौल बना हुआ है। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि जब शासन ने जनता की शिकायतों को जल्दी से निस्तारण के लिए स्पष्ट समय तय किया है, तो उस दौरान जिम्मेदार अधिकारी कार्यालय से आखिर क्यों बाहर है, कार्यालय पर क्यों नहीं मौजूद है। आपको बता दें, कुशीनगर में जन सुनवाई व्यवस्था पर जो सवाल तय करने पर जो कार्यालय से जो है नदारद मिले अधिकारी। कुशीनगर के इस वक्त छितौनी नगर पंचायत के कार्यालय पर हमारी मौजूदगी है और जिस तरीके से शासन की मंशा है कि आम जनता की शिकायतों के लिए जो अधिकारी हैं वो 10 से 2 बजे तक नगर पंचायत के कार्यालयों में मौजूद होंगे, ताकि जो आम जनता पहुंचेगी उनके समस्याओं का निस्तारण कर सकेंगे। तो छितौनी नगर पंचायत कार्यालय की क्या स्थिति, यहाँ पर अधिकारी मौजूद है या नहीं मौजूद है, इसकी रियलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और अंदर की तरफ अब हम चलेंगे। और ये अखिलेश कुमार यादव अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत छितौनी का ये कमरा है और यहाँ अंदर की ये तस्वीरें हैं। पूरी तरीके से ये कमरा यहाँ पर खाली है। लगभग अभी 11 बजने को है और अब तक किसी भी तरीके के अधिकारियों की यहाँ पर मौजूदगी नहीं है। बाकायदे यहाँ पर नगर पंचायत छितौनी और समय भी लगाया गया है कि 10 से 2 बजे तक जो जनता की फरियाद है, जो उनकी समस्याएं हैं, उसको सुनी जाएगी। लेकिन जब अधिकारी मौजूद ही नहीं रहेंगे तो उनकी समस्या कौन सुनेगा, ये बड़ा सवाल है। बाहर की तरफ चलेंगे, अन्य कर्मचारी जो अधिकारी हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे मौजूद है कि नहीं है। मोहम्मद परवेज आलम है, लिपिक हैं छितौनी नगर पंचायत के और ताला लगा हुआ है यहाँ पर इनके कमरे में भी। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो समय से नहीं पहुंच रहे हैं और अंदर की तरफ चल करके देखेंगे कि आखिर और कौन लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। कौन लोग हैं भैया, क्या नाम आपका? मकर चौरसिया। अधिशासी अधिकारी आए क्या? वही आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं। कब तक आते हैं? समय से आते हैं। आज को भी 11 बजे जा रहा है। आने वही जानेंगे आज। बाकी समय। क्या नाम है भैया? मुकेश निषाद। कहाँ है अधिशासी अधिकारी, कहाँ है? सर अभी नहीं आए। अभी नहीं आए? 11 बजने जा रहा है, जनता की समस्या कैसे सुने? सर अब तो वही बताएंगे ना। सर आप किस पद पे हैं यहाँ? कार्यालय साहब। क्या सर डेली चलता है क्या ये? नहीं सर, आते हैं, डेली आते हैं साहब, बड़े बाबू तय करते हैं लोग। छुट्टी पे तो नहीं है? अब सर हमको नहीं मालूम है। तो देखिए,
यहाँ मौजूद कर्मचारी ये बता रहे हैं कि डेली तो आते हैं लेकिन आज नहीं आए हैं, और अभी जो दफ्तर है अधिशासी अधिकारी से लेकर के छितौनी नगर पंचायत के लिपिक तक का वो खाली पड़ा हुआ है, ताले बंद है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के विपरीत जो है छितौनी नगर पंचायत में जो अधिकारी हैं वो कामकाज करते नजर आ रहे हैं। अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, कुशीनगर। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।